हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के एक और चैप्टर में जिसमें हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर जो है कवर कर रहे हैं। तो आज हम इस चैप्टर का जो है पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे और पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे इसका कार्डियक साइकिल के साथ। तो इस चैप्टर में हम कार्डियक साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ते हैं भाई कार्डियक साइकिल को। हाउ डज द हार्ट फंक्शन? लेट अस टेक अ लुक टू बिगिन विद ऑल द फोर चैम्बर ऑफ हार्ट इन अ रिलैक्स स्टेट। तो भाई हार्ट कैसे फंक्शन करता है इस चीज़ को देखेंगे हम। इस चीज़ को हम शुरू करने से पहले सब जो सारे चैम्बर होते हैं हार्ट के, ऑल फोर चैम्बर, दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल, जो फोर चैम्बर है उनको हम शुरुआत में जो है रिलैक्स स्टेट में देख रहे हैं। मतलब शुरुआत में जब हार्ट है तो वो चारों चैम्बर जो है रिलैक्स स्टेट में है, तो उस कंडीशन को कहेंगे जॉइंट डायस्टोल। तो मतलब जब ऑल फोर चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट, दैट इज डायस्टोल रिलैक्सेशन और सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये टर्म्स आपको याद रखना है। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन से आएगा और सिस्टोल आएगा कॉन्ट्रैक्शन से। तो मतलब दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। ये कंडीशन जब है जब हार्ट के ऑल फोर चैम्बर जो है रिलैक्स स्टेट में है। As the tricuspid and bicuspid valves are open, blood from the pulmonary veins and vena cava flows into the left and right ventricle respectively through left and right atria। तो इस पूरे टर्म को समझो। यहाँ पूरे इसमें क्या दिया हुआ है कि बता रहा है कि पहले जो जॉइंट डायस्टोलिक कंडीशन है, मतलब ऑल फोर चैम्बर ऑफ हार्ट जो है रिलैक्स स्टेट में है। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व्स होते हैं, ठीक है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व्स है उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व्स हैं, जो ओपनिंग है, उसे कहते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व्स। तो उनसे जो है ब्लड जो है फ्लो हो रहा होता है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में। ये वाल्व्स जो है ओपन होते हैं इस टाइम पे, ठीक है। जॉइंट डायस्टोलिक कंडीशन पे ये वाल्व्स जो है ओपन है, ट्राइकस्पिड वाल्व्स और बाइकस्पिड वाल्व्स, ये वाल्व्स जो है ओपन है जॉइंट डायस्टोलिक कंडीशन पे। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसमें बता रखा है एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन। तो ब्लड फ्लो कर रहा है पल्मोनरी वीन से एंड वीना केवा से, किसमें? लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, किसके द्वारा? लेफ्ट एंड राइट एट्रिया के द्वारा। तो सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, तो भाई पल्मोनरी वीन, वीन मतलब वीन जो है ब्लड में ब्लड को हार्ट में लाने का काम करती है, ठीक है। जो वेसल्स के, जिन वेसल्स के द्वारा ब्लड जो है हार्ट में आ रहा होता है उन्हें कहते हैं वीन्स। और पल्मोनरी टर्म आ रहा है, मतलब इनका जो कनेक्शन है वो लंग से है। तो मतलब वो वीन जो लंग से आ रही है हार्ट में, तो लंग से हार्ट में आएगी तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसमें, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें और वो लंग से हार्ट में आ रही है, तो वो है पल्मोनरी वीन्स। तो वो कहाँ आएगी? वो आएगी लेफ्ट एट्रिया के पास। तो लेफ्ट एट्रिया में वो अपना ब्लड जो है उसका फ्लो होगा पल्मोनरी वीन से, और वहाँ जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग होती है उसे कहते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। और वहाँ से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे फ्लो कर जाएगा, क्योंकि वो ओपनिंग जो है ओपन है। जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ये दोनों ओपन रहती है। ऐसे ही पल्मोनरी वीन से लेफ्ट एट्रिया, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हुआ। और उसके बाद दिया हुआ है वीना केवा से। वीना केवा जो है डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लेके आ रही होती है, ये जाती है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में। तो वही सारी चीज़ें यहाँ बताई हुई है। द सेमिल्यूनर वाल्व्स आर क्लोज एट दिस स्टेज। अब जो जॉइंट डायस्टोलिक कंडीशन है इस टाइम पर जो क्योंकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स जो है ओपनिंग, ये तो ओपन है, बट यहाँ जो सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं वो दोनों क्लोज हैं। सेमिल्यूनर वाल्व्स आप जानते हो, तो वो वेंट्रिकल से जो वेसल्स जुड़ी हुई हैं, उन वहाँ जो वाल्व्स हैं ओपनिंग है वो है सेमिल्यूनर वाल्व्स। तो वो जॉइंट डायस्टोलिक कंडीशन पे ओपन रहती है। अब क्या होता है, अब क्योंकि अब ब्लड जो है एट्रिया में फ्लो कर रहा है, तो अब जो जॉइंट डायस्टोलिक अब जो है साइनोएट्रियल नोड, जो कि आप जानते हो कहाँ होती है साइनोएट्रियल नोड, वो होती है राइट एट्रियम में, राइट साइड में, अपर राइट अपर कॉर्नर पर। ये राइट एट्रियम, जैसे ये राइट एट्रियम है, ठीक है। अब ये राइट एट्रियम है, तो यहाँ राइट साइड में अपर कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर, यहाँ इस जगह पे होती है, क्या होती है यहाँ? साइनोएट्रियल नोड। तो साइनोएट्रियल नोड जो है स्टिमुलेट होती है और वो जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, ठीक है। साइनोएट्रियल नोड जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टिमुलेट होते हैं बोथ द एट्रिया, दोनों एट्रिया स्टिमुलेट होते हैं और साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। इसी को कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। जो एट्रिया है वो दोनों स्टिमुलेट होते हैं और दोनों एट्रिया साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ऐसे दोनों एट्रिया स्टिमुलेट होते हैं, यहाँ से यहाँ जो एस एन थी वहाँ से दोनों एट्रिया स्टिमुलेट होंगे और साइमल्टेनियस जो है कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, इसे कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। इसी कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। अब क्योंकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व पहले ओपन थी,
ठीक है, तो ब्लड तो फ्लो हो ही रहा था, एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड तो फ्लो हो ही रहा था। बट जब एट्रियल जो है सिस्टोल करी, जब एट्रियल सिस्टोल करी है तो जो है फ्लो एट्रिया से वेंट्रिकल में इंक्रीज कर गया है। किसने? 30% से और ज़्यादा इंक्रीज कर गया है फ्लो, 30% और इंक्रीज हो गया है जो ब्लड का फ्लो था एट्रिया से वेंट्रिकल में। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड बाय वेंट्रिकुलर साइड बाय द एवीएन एंड एवी बंडल। अब वेंट्रिकुलर साइड में जो है एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा? तो वेंट्रिकुलर साइड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा एवीएन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और एवी बंडल से, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल से, इनके द्वारा जो है वेंट्रिकल साइड में, मतलब वेंट्रिकल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा जिससे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो नोड होती हैं, एक साइनोइडल नोड और एक एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एसएन और एवीएन। तो एवीएन राइट एट्रियम में ही लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे होती है और नियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे वहाँ होती है। तो वहाँ से स्टिमुलेट होती है वो एवीएन, और वहाँ से फिर वो एवी बंडल के पास जाता है, फिर बंडल ऑफ इससे होता हुआ पूरी परकिंजी फाइबर में, ऐसे पूरे वेंट्रिकुलर परकिंजी फाइबर जो है स्प्रेड हो रखी होती हैं, इन पर पूरा एक्शन पोटेंशियल पहुँचता है, जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल, और फिर क्या होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर नीचे वेंट्रिकल जो है सिस्टोल करती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है। So the action potential is connected to the ventricular side by the AVN and AV bundle, from where the bundle of His transmit it through the entire ventricular musculature। जहाँ जो bundle of His जो ऐसे ट्रांसमिट करता है पूरे entire ventricular musculature में। दिस कॉज द वेंट्रिकल मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। इससे क्या होता है वेंट्रिकल मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसे ही कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब पूरी वेंट्रिकल मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है। द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन यानी डायस्टोलिक कंडीशन कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब ही वेंट्रिकल जो है सिस्टोल कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब ही जो एट्रिया रिलैक्स कंडीशन में आती है, मतलब उसी के साथ साथ कोइंसाइडिंग इट विद, तो जब ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है, जब ही एट्रियल रिलैक्सेशन, एट्रियल डायस्टोल होता है। Ventricular systole increase the ventricular pressure, causing the closure of tricuspid and bicuspid valve। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, यहाँ पर ऊपर जो है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व है, तो ये पहले ओपन है, ऐसे ओपन है, ठीक है। नीचे से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से इन पे जो है ब्लड का प्रेशर लगेगा, तो ऐसे करके ये ऊपर की तरफ ऐसे ओपन थे और ऐसे ही ऊपर की तरफ क्लोज हो जाएंगे। यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगी, और यहाँ बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व ओपनिंग थी, यहाँ से प्रेशर लगेगा तो ये भी ऐसे करके जो है क्लोज हो जाएगी। तो ऐसे करके जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व थी वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से जो है क्लोज हो जाती है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। और जो वेंट्रिकल में जो सेमिलुनर वाल्व्स होती हैं वो उसी प्रेशर की वजह से वेसल्स में ओपन हो जाती हैं। तो वहाँ यहाँ वही चीज़ बताई हुई है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखते हैं जैसे कि उसकी प्रेशर की वजह से तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व में जो है बैक फ्लो के कारण जो है क्या हुआ, क्लोज हो गई वो एट्रिया में। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेज फर्दर द सेमिलुनर वाल्व्स गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड में और अयोर्टा लेफ्ट साइड में। तो सेमिलुनर वाल्व्स कहाँ होती हैं? पल्मोनरी आर्टरी में जा रही होती हैं जो कि राइट साइड में है, और अयोर्टा जो होती है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ जो सेमिलुनर वाल्व्स होती हैं वहाँ जो सेमिनल वाल्व्स हैं वो इसी प्रेशर की वजह से ओपन कर जाती हैं, आर फोर्स्ड ओपन अलाउंग द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स। ब्लड को जो है अलाउ करती हैं वेंट्रिकल से इन वेसल्स में फ्लो होने के लिए, ओपन हो गए इन देयर सर्कुलेटरी, इन देयर रेस्पेक्टिव सर्कुलेटरी पाथवे। द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब वेंट्रिकल जो है रिलैक्स करते हैं कि वेंट्रिकल सिस्टोल हो चुका है, अब वेंट्रिकल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, इसे कहेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व्स। और फिर जो है वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, तो वेंट्रिकल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन में जो प्रेशर आया था ब्लड का प्रेशर, जिसकी वजह से सेमिलुनर वाल्व क्लोज ओपन करी थी, ठीक है, सेमिलुनर वाल्व इसकी वजह से ओपन करी थी। तो अब क्या होता है, अब वो प्रेशर जो है प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो वेंट्रिकल है वो डायस्टोल कर रही है और रिलैक्सेशन कर रही है, तो प्रेशर हो रहा है डिक्रीज। तो उसी प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से दोबारा से वो सेमिलुनर वाल्व्स हैं वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगी, और इसकी वजह से जो बैक फ्लो है, ब्लड का बैक फ्लो है वेंट्रिकल में, वो प्रिवेंट होगा, विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर, वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो फर्दर डिक्लाइन करेगा, तो द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व दोबारा से ओपन हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर भाई एट्रिया में भी तो ब्लड जो है फिल हो रहा होगा, वो ऊपर से उसका प्रेशर लगा रहा होगा, और नीचे से प्रेशर जो है कम हो चुका है, तो दोबारा से जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है वो ओपन हो जाएंगे।
ठीक है। द ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व्स आर पोस्ट ओपन बाय द प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड विच वाज बीइंग एम्प्टीड इनटू देम बाय द वेन्स। जो एट्रिया में प्रेशर ब्लड जो है फ्लो हो रहा है, खाली किया जा रहा है उस एट्रिया में, उनके प्रेशर की वजह से जो है ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल्व जो है ओपन कर जाएंगे। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली इनटू द वेंट्रिकल। अब फिर से ब्लड जो है फ्रीली एट्रिया से वेंट्रिकल में जो है फ्लो कर रहा है, मूव फ्रीली फ्लो कर रहा है। तो इसी कंडीशन को दोबारा से कहेंगे कि अब ये दोबारा से जॉइंट डायस्टोली कंडीशन आ चुकी है। इस टाइम पर दोबारा ब्लड जो है फ्लो कर रहा है एट्रिया से वेंट्रिकल में, तो ये दोबारा से जॉइंट डायस्टोली कंडीशन आ गई। फिर दोबारा से एस एन जो है साइनोएक्टिन नोड स्टिमुलेट होगा और वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा। तो इसके बाद एवीएन एवी बंडल जो है क्या कराएंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कराएंगे, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ साथ ही दोबारा से वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ साथ ही एट्रियल डायस्टोल होगा। फिर उसके बाद सेमिनल वॉल्स खुले ओपन होंगे और जो है प्रेशर ब्लड फ्लो करेगा वीन्स में, रिस्पेक्टिव वीन्स में। फिर उसके बाद वीन्स नहीं, आर्टरीज में, क्योंकि ब्लड जो है हार्ट से ले जाने का काम कर रही है, तो ले जाना काम करती है आर्टरी और लाने का काम करती है हार्ट में वीन्स। तो उनमें ब्लड जाएगा और फिर जब जैसे प्रेशर लो होगा वो दोबारा से क्लोज हो जाएंगी, जिसकी वजह से बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट हो सके। द वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स यानी जॉइंट डायस्टोल। अब यहाँ बता रखा है फिर से वो जॉइंट डायस्टोल कंडीशन में आ चुकी हैं जैसे कि पहले था। फिर से एसेंट जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल करेगा, जनरेट एक्शन पोटेंशियल करेगा, नया एक्शन पोटेंशियल, और ये इवेंट जो है दोबारा से इसी सीक्वेंस में कंटिन्यू होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। इसी सीक्वेंशियल इवेंट को जो हार्ट में बार बार हो रहा है, साइक्लिकली रिपीट हो रहा है, इसी को कहते हैं कार्डियक साइकिल। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। और इस साइकिल में क्या होता है, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। एज मेंशन अर्लियर द हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है या पहले से मेंशन किया हुआ चैप्टर में कि हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स, एक मिनट में हार्ट जो है 72 टाइम्स जो है बीट करता है। ठीक है, दैट मेनी कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट। इसका मतलब यही है कि इसका मतलब एक मिनट में इतनी कार्डियक साइकिल हुई होंगी, इसलिए हार्ट ने इतनी बार बीट किया है। मतलब अगर हार्ट एक मिनट में 72 टाइम्स बीट कर रहा है तो इसका मतलब एक मिनट यानी 60 सेकंड में जो कार्डियक साइकिल है वो 72 बार हुई है। ठीक है, तो इससे हम जो है एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि भाई जो है 72 टाइम्स बीट कर रहा है वो 60 सेकंड में। ठीक, तो वन टाइम बीट करेगा यानी वन टाइम बीट यानी वन कार्डियक साइकिल, वन टाइम बीट कर रहा है मतलब वन कार्डियक साइकिल, तो वन टाइम बीट करेगा वो 60/72 टाइम में। तो ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड। तो वहीं से जो है कार्डियक साइकिल के एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन जो है निकलती है, दैट इज 0.8 सेकेंड। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब कार्डियक साइकिल जब होती है तो एक कार्डियक साइकिल में ईच वेंट्रिकल, ठीक है, दोनों वेंट्रिकल की बात नहीं करी, ईच वेंट्रिकल की बात करी है। तो राइट वेंट्रिकल भी और लेफ्ट वेंट्रिकल भी, दोनों वेंट्रिकल सेपरेटली 70 ml ऑफ ब्लड 70 ml ऑफ ब्लड जो है क्या करते हैं, पंप आउट करते हैं आर्टरीज में। ठीक है, तो दोनों ही वेंट्रिकल सेपरेटली 70 ml ब्लड पंप आउट करते हैं ईच कार्डियक साइकिल में। इसे ही कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि ईच कार्डियक साइकिल में ईच वेंट्रिकल जो है हर ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में ईच वेंट्रिकल अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड जो है पंप आउट करता है, इसे ही कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब हम इसी स्ट्रोक वॉल्यूम को, ठीक है, एक मिनट में क्या होती है 72 कार्डियक साइकिल होती है। ठीक है, 72 कार्डियक साइकिल यानी 72 हार्ट बीट करता है। तो 72 एक मिनट में कर रहा है, तो हमें एक बार की पता है कि एक कार्डियक साइकिल में 70 ml कर रहा है। ठीक है, तो अब हम जो है द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट नंबर, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, तो हम इसे एक मिनट के लिए निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कार्डियक आउटपुट। तो एक कार्डियक साइकिल में वो 70 ml कर रहा है, तो एक मिनट में यानी 72 बीट्स में वो कितना करेगा, दैट इज 70 इंटू 72, दैट इज अप्रोक्सीमेटली आएगा 5000 ml। उसे ही कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज 70 इंटू 72, दैट इज अप्रोक्सीमेटली आएगा 5000 ml यानी 5 लीटर। मतलब एक मिनट में
एक मिनट में एक वेंट्रिकल कितना ब्लड जो है पंप कर देगा, वही होता है कार्डियक आउटपुट, दैट इज 5000 ml या 5 लीटर। और एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल जो है कितना ब्लड पंप कर रहा है, ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज 70 ml। Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and average 5000 ml या 5 लीटर in healthy individual। आगे बढ़ते हैं। द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब बॉडी के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो स्ट्रोक वॉल्यूम को ऑल्टर कर पाए, उसमें चेंजमेंट कर पाए। तो जैसा कि यहाँ बताया हुआ है, एज वेल एज दी हार्ट रेट को और इन सारी चीज़ों को कर रहा है, तो कार्डियक आउटपुट को भी ऑल्टर कर पाएगा, जाहिर सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। तो बता रखा है कि जो एथलीट होता है उसका कार्डियक आउटपुट मच हायर होता है एक ऑर्डिनरी मैन के मुकाबले, क्योंकि उसे जो है उसकी बॉडी वो जो है भुजा रनिंग और करता है कैलिस्थेनिक्स वगैरह, तो उसमें जो है उसकी बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा चाहिए होती है, तो ज़्यादा उसका ब्लड जो है फ्लो होना चाहिए। तो उसके लिए उसकी कार्ड स्ट्रोक वॉल्यूम और ये कार्डियक आउटपुट जो है ज़्यादा, हार्ट बीट रेट ज़्यादा होनी चाहिए, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन डिमांड जो है पूरी हो सके। तो उसके लिए उसकी बॉडी ने उसे ऑल्टर किया इन सारी चीज़ों को, इसलिए बताया हुआ है कि एथलीट का जो कार्डियक आउटपुट है वो अच्छा खासा ज़्यादा होता है एक ऑर्डिनरी नॉर्मल मैन के हिसाब से। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस। तो भाई हर कार्डियक साइकिल के दौरान दो प्रोमिनेंट साउंड जो है सुनाई देती हैं, एक होती है लब, एक होती है डब। तो लब डब लब डब लब डब साउंड जो है आती हैं। कैन बी इजीली हर्ड थ्रू अ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से ये आसानी से सुनी जा सकती हैं। द फर्स्ट हर्ट साउंड इज लब, एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। तो जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होती है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करते हैं जब ये जो है क्लोज होती है। तो जब ये क्लोज होती हैं, दोनों क्लोज होती हैं, तो जब आती है लब की साउंड, लब। जब एक साथ क्लोज ऐसे करें, क्लोज हो रही है, क्लोज हो रही है, तो जब साउंड आती है लब की, लब। फिर उसके बाद वेयर इज द सेकंड हार्ट साउंड, डब एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वाल्व। और जब बाद में सेमिलुनर वाल्व जो है क्लोज होती है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, उसे प्रिवेंट करने के लिए बाद में जो है, क्योंकि वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो चुका है, वो कम हो चुका है, क्योंकि वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहे हैं। तो जब ये सेमिलुनर वाल्व क्लोज होती है तो डब साउंड आती है। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने की वजह से लब साउंड आती है, और सेमिलुनर वाल्व के क्लोज होने से डब साउंड आती है। तो इन्हीं साउंड की वजह से जो है स्टेथोस्कोप से जो आवाज़ आती है लब डब करके, वो इन्हीं के क्लोजमेंट की वजह से आती है। तो इन्हीं साउंड का एक क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है भाई, आप जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ईसीजी को। सॉरी भाई, दिक्कत हो। तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को, ईसीजी। तो भाई इसमें ये बात जो है याद रखनी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ठीक है, जो ग्राफ वाला ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वाला, वो तो है मशीन का नाम, ठीक है। जो मशीन है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो उसके अंदर जो ग्राफ आता है एक्चुअल में, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो भाई अब इसे रीड करते हैं, एक मिनट क्लैरिफिकेशन कर लेता हूँ। चलो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राम। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस सीन, द टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो। तो भाई किसी हॉस्पिटल टेलीविजन शो के, या आपने किसी हॉस्पिटल में भी देखा होगा इस मशीन को। तो वहाँ पेशेंट इज हुक्ड अप टू मॉनिटरिंग मशीन। पेशेंट जो है एक मशीन से जो है कांटेक्ट में रहता है। दैट शोज वोल्टेज ट्रेसेस ऑन अ स्क्रीन। तो वो वोल्टेज ट्रेसेस स्क्रीन पर शो कर रही होती है मशीन में, और साउंड आ रही होती है, पे 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 पी ऐसे करके जो है साउंड आ रही होती है। तो भाई ये साउंड जब आती है जब पेशेंट जो है कार्डियक अरेस्ट में आ जाता है, मतलब उसका हार्ट जो है सडनली स्टॉप कर देता है बीट करना, उसका हार्ट जो है स्टॉप कर देता है बीट करना, उसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो जब कार्डियक अरेस्ट आया तो उस टाइम पर हाँ बत्ती को ले आती है पेशेंट की। तो वही बता रखा है, पिप पिप पी, मतलब पेशेंट की जो है सीटी बच चुकी है। एज द पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट, दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऐसी मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इज यूज टू ऑप्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उससे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ऑप्टेन करते हैं, ठीक है। मतलब वो कार्डियक साइकिल के सिग्नल होते हैं वोल्टेज की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो उसमें ग्राफ आता है, ईसीजी। ईसीजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। तो ईसीजी जो है
वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जो कार्डियक साइकिल में हो रही होती है। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कार्डियक साइकिल में हो रही होती है उन्हीं का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसे हम देखेंगे कैसे कैसे होता है। टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी एज शोन इन द फिगर। भाई अब आगे देखेंगे फिगर में, उसे समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ऐसे कि ये डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें ये पी क्यू आर एस ये डायग्राम यहाँ जो है शो किया हुआ है। ठीक है, इसे समझते हैं आप कैसे कैसे जो है इसमें जो है ऐसे दिखाए हुए हैं। अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। इस मशीन से कनेक्ट करने के लिए पेशेंट को 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। उसकी 1 टू ईच रिस्ट, उसकी दोनों रिस्ट पे एक एक, और उसकी एक लगाई जाती है, एक इलेक्ट्रिकल लीड लगाई जाती है उसकी लेफ्ट एंकल पर। ठीक है, तो एक एक तो उसकी दोनों रिस्ट पर और एक लेफ्ट एंकल पर लगाई जाती है। दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। इसे लगाने की वजह से उसकी जो हार्ट एक्टिविटी है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर की जाती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, उस मशीन में। फॉर अ डिटेल एवेल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन, और हार्ट फंक्शन का डिटेल एवेल्यूशन लेने के लिए मल्टीपल लीड्स जो है अटैच करी जाती है। ऐसी मल्टीपल लीड अटैच करी जाती है कहाँ? चेस्ट रीजन से। तो आपने मूवीज वगैरह में देखा हुआ सब चीज़, चेस्ट रीजन में जो है मल्टीपल लीड अटैच की जाती है। हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट स्टैंडर्ड ईसीजी। यहाँ हम सिर्फ एक स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करेंगे, दैट इज पी क्यू आर एस टी, जो कि स्टैंडर्ड होता है, इसी की बात करेंगे। Each peak in the ECG is identified with a letter P to T that correspond to a specific electrical activity of the heart। तो P से लेकर T तक, यहाँ से लेकर T तक जो भी सेगमेंट दिखाए हुए हैं वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिनोट करते हैं। द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। जो पी वेव है, ठीक है, ये है पी वेव। तो यहाँ ये पी वेव जो है शो करी हुई है। तो ये पी वेव दिखाती है एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, यानी पी वेव शो कराती है एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल डीपोलराइज होते हैं, एट्रियल सिस्टोल को डिनोट करती है पी वेव। ठीक है, तो पी वेव मतलब एट्रियल यहाँ से स्टोर किया फिर इस टाइम पर। फिर उसके बाद आया विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, जिसकी वजह से बोथ एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर उसके बाद पी के बाद क्यू तक गया होगा, तो ये क्या हुआ? डिले होगा। डिले वेंट्रिकल, उससे पहले जो ए बी एन और ए बी उसमें ए वन में ट्रांसफर हुआ होगा एक्शन पोटेंशियल, उसका जो है डिले है, उस टाइम का डिले है। फिर उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आएगा जो दिखाएगा वेंट्रिकुलर सेक्टर को। द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दिखाता है वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन को, विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट स्लोली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टम। जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो स्लोली स्टार्ट करता है क्यू से। क्यू आर एस का पूरा वेंट्रिकल सिस्टम होता है वो बिगिन करता है क्यू सेगमेंट के साथ। द टी वेव रिप्रेजेंट एंड रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट रिपोलराइजेशन। जो टी वेव है वो यहाँ से रिप्रेजेंट कर रही है कि जो है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन जो स्टार्ट हो चुका है, मतलब अब वो रिपोलराइज कंडीशन में आ रहा है, और इसके एंड के साथ साथ जो है वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। So the T wave represents the return of the ventricle from excited to normal state, that is repolarization. The end of T wave marks the end of systole। जो T wave का end है वो systole के end को mark करता है, मतलब T wave end किया मतलब अब जो है systole भी end कर गया है। Obviously, by counting the number of QRS complexes that occur in a given time period, जाहिर सी बात है हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को मतलब वेंट्रिकल सिस्टम को जो है काउंट कर लेंगे तो हमें जो है हार्ट रेट पता चल जाएगी। वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल इन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके। सिंस द ई सी जीज ऑप्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप ऑफ गिवन लीड कॉन्फिग्रेशन। तो भाई डिफरेंट इंडिविजुअल से जो ई सी जी का जो रफली जो कौन सी दिखाया जाता है वो ऐसा ही होता है। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट अ पॉसिबल एबनॉर्मलिटी और डिजीज। अगर इस शेप से कोई और एबनॉर्मलिटी दिखाती है, इस शेप में कोई और एबनॉर्मलिटी दिखती है, मतलब इस शेप में कोई और चेंजमेंट दिखता है, तो इससे ये बात साफ है कि पर्सन में कोई एबनॉर्मलिटी या डिजीज है, उसकी वजह से जो है इस इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस आ रहा है। हैंस इट इज़ ऑफ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, और इसकी ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है। तो भाई यही है पी क्यू आर एस टी में। तो फिर यही जो है चलता रहता है। तो यहाँ देखो, तो भाई पहले जो है पी सेगमेंट आया, ठीक है, पी आया, फिर उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद टी आया,
फिर इसके बाद दोबारा यहाँ जो है पी आएगा, फिर ये दोबारा यहाँ जो है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा और फिर दोबारा टी आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ जो है ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन दैट इज टी टू पी, ये पी है। यहाँ होता है, क्या होता है, जॉइंट डायस्टोलिक कंडीशन आती है, जॉइंट डायस्टोलिक कंडीशन आती है। ठीक है, तो यहाँ जॉइंट डायस्टोलिक कंडीशन आती है, तो यहाँ पर जो है ऑल फोर चैम्बर जो है रिलैक्स स्टेट में होते हैं टी से लेकर पी तक। फिर उसके बाद पी में फिर से जो है एट्रियल सिस्टोल होता है, और फिर क्यू आर एस में वेंट्रिकल सिस्टोल, और टी में जो है वापस से रिपोलराइजेशन हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम स्टार्ट करते हैं डबल सर्कुलेशन को। डबल सर्कुलेशन, तो मिक्स में डबल सर्कुलेशन को पढ़ते हैं। द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय फिक्स रूट थ्रू ब्लड वेसल। अब जो है ब्लड फ्लो करता है स्ट्रिक्टली एक ब्लड वेसल के द्वारा। द आर्टरीज एंड वेन्स, बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, और जो हर आर्टरी और वेन होती है वो 3 लेयर के द्वारा जो है बनी होती है। एंड इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एंडोथेलियम, सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है स्क्वेमस एंडोथेलियम की। द ट्यूनिका इंटीमा, उस जिसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा। तो ट्यूनिका इंटीमा सबसे इनर लाइनिंग होती है, और वो किसकी होती है, स्क्वेमस एंडोथेलियम की जो है फॉर्म होती है, और जिसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा। मिडल लेयर होती है ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर, जो मिडल लेयर होती है वो स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से फॉर्म रहती है, जिसे कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, जिसे कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर, और जो सबसे भारी लेयर होती है, ये सबसे भारी वाली लेयर, ये मिडल लेयर, और उसके बाद ये आएगी एक सबसे अंदर वाली लेयर। ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर आएगी, और यहाँ जो अंदर जो है ब्लड जो है फ्लो कर रहा होगा, तो इस लेयर को कहेंगे ट्यूनिका इंटीमा, इसे कहेंगे ट्यूनिका मीडिया, और इसके ऊपर जो है वो है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना जो फॉर्म रहती है कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर से। जो ट्यूनिका मीडिया है वो स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर से फॉर्म रहती है, और ट्यूनिका इंटीमा रहती है स्क्वेमस एंडोथेलियम से फॉर्म। ठीक है, तो बाहर की जो है उसे ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। तो ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन दी वीन्स। अब वीन के केस में ट्यूनिका मीडिया होती है वो कंपैरेटिवली थिन होती है। आर्टरी केस में अगर इतनी है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर इतनी जो है इतनी थिक है आर्टरी के केस में ट्यूनिका मीडिया, तो वीन के केस में वो इतनी होगी। अब क्योंकि जो मिडिल वाली लेयर थी वो जो है उसकी थिकनेस कम होगी वीन के केस में, तो जाहिर सी बात है जो अंदर जो ल्यूमन होगा, ठीक है, जो ल्यूमन होगा अंदर जो खाली स्पेस होगा, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा होगा, वो विन के केस में क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि विन के केस में क्या होगा, ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली थिन इन द वीन्स, क्योंकि वहाँ वीन्स में ट्यूनिका मीडिया कंपेरेटिवली थिन है, तो वहाँ ल्यूमन जो है ज़्यादा होता है आर्टरीज के मुकाबले। As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enters the pulmonary artery। तो ऐसा हमने पहले देखा है कि जो ब्लड राइट वेंट्रिकल के द्वारा पंप होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में एंटर होता है। आर्टरी मतलब ब्लड जो है हार्ट से लेकर जा रही है, और पल्मोनरी मतलब जो है लंग से कनेक्शन है, मतलब क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती है लंग के पास कि वो दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो जाए। तो राइट वेंट्रिकल से एंटर ब्लड करता है पल्मोनरी आर्टरी में। वेयर इज द लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एंटर करता है एओर्टा में। ठीक है, एओर्टा भी लेके जाती है, पर लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके आ रही है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती है, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके आएगी, ये बॉडी पार्ट्स के पास लेके जाएगी। ठीक है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी में पंप होता है, इज पास्ड ऑन टू द लंग्स फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय पल्मोनरी वेन्स। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो राइट वेंट्रिकल है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी के पास। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से लेके जाती है लंग्स के पास, लंग्स से वो दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है, और वहां से पल्मोनरी वीन पल्मोनरी वीन लेके आती है उसे लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से दोबारा वो अयोटा के थ्रू जाता है बॉडी पार्ट्स में, टिश्यू में, और वहाँ से फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, वो फिर जाता है राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये प्रोसेस जो चलता रहता है। तो वही बताए हुए हैं, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड pumped into the pulmonary artery is passed on to the lungs, वो lungs से पास जाता है, from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary veins, जहाँ से फिर oxygenated blood pulmonary veins लेके जाती है लेफ्ट एट्रियम के पास। दिस पाथवे constitute the pulmonary circulation, और इसी पाथवे को pulmonary circulation कहते हैं।
ठीक है, जहाँ पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन और फिर वहाँ वो लंग्स के पास, फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम के पास। तो इसी पाथवे को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, इस पाथवे को कहते हैं पल्मोनरी। डबल सर्कुलेशन है तो इसमें हम दो सर्कुलेशन के बारे में जानेंगे। तो एक सर्कुलेशन तो हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा सर्कुलेशन होता है वो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। वहाँ क्या होता है, वहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा जो है ब्लड लेके जा रही होती है बॉडी पार्ट्स के पास, और वहाँ से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, फिर वो दोबारा जाता है राइट एट्रियम के पास। तो इस पाथवे को कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द आउटा इज कैरिड बाय नेटवर्क ऑफ आर्टरीज। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आउटा में कैरी करता है, फिर आउटा क्या तो नेटवर्क ऑफ आर्टरीज में डिवाइड कर जाता है, आर्टीरियोल्स में और कैपिलरीज में, और फिर भी आता है टिश्यू के पास, फ्रॉम वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स। फिर वहाँ वो सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स के द्वारा डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है कलेक्ट होता है वीन्स एंड वीना कैवा के द्वारा, और वो एम्प्टी कर दिया जाता है राइट एट्रियम में। फिर वो वीन्स और वीना कैवा के द्वारा मेजर वीन होती है वीना कैवा, उसके द्वारा वो एम्प्टी कर दिया जाता है राइट एट्रियम में। दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसी को कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो क्योंकि डबल सर्कुलेशन में एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, दो सर्कुलेशन आ रहे हैं, तो इसी वजह से इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। The systemic circulation provides nutrients, oxygen, and other essential substances to the tissue and takes CO2 and other harmful substances away for elimination. इसे बताया रखा है सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल सब्सटेंस जो है प्रोवाइड कराता है टिश्यू को, या जहाँ जरूरत होती है वहाँ इनको प्रोवाइड कराता है, और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट आए हुए होते हैं जैसे CO2 और अदर हार्मफुल प्रोडक्ट्स, उनको वहाँ से जो है एक्सक्यूट आउट करता है, एलिमिनेट करता है। A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver। ये बात याद रखनी है, एक यूनिक वास्कुलर कनेक्शन होता है कहाँ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में, जिसे कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो एक यूनिक सिस्टमिक सर्कुलेशन का ही पार्ट होता है, उसी का जो है एक यूनिक सर्कुलेशन फॉर्म हो जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में, इसे कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो इस हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, द हेपेटिक पोर्टल वीन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर। यहाँ जो हेपेटिक पोर्टल वीन होती है वो ब्लड कैरी करते हैं इंटेस्टाइन से लिवर में, बिफोर इट इज डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिलीवर होने से पहले यहाँ जो हेपेटिक पोर्टल वीन होती है वो इंटेस्टाइन से लिवर में ब्लड जो है फ्लो करती है, कैरी करती है, और फिर उसके बाद ही सिस्टम में सर्कुलेशन ज्वाइन करने आती है, फिर दोबारा ये जो है रेड एट्रियम के पास जाते हैं, फिर दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के बाद जाता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, और फिर से पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टम में सर्कुलेशन जो है चलता है। A special coronary system of blood vessel is present in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature। अब जो है हमारी बॉडी में एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल भी प्रेजेंट होती है, जो किसके लिए होता है, स्पेशली होता है कार्डियक मस्कुलेचर को ब्लड जो है उसमें जाने के लिए, वहाँ से आने के लिए स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल बना हुआ होता है, उसे कहते हैं स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। मतलब ये हार्ट के लिए, भाई हार्ट के लिए अलग से व्यवस्था की गई है वहाँ ब्लड जाने के लिए और आने के लिए, इसे कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ ये डायग्राम दिखा हुआ है, इसे समझते हैं। तो भाई ये वीन दिखाई हुई है, ठीक है। वीन का देखो ल्यूमन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जो है मिडिल लेयर होती है वो थोड़ी थिन होती है, ठीक है, इसमें तो से बनी होती है, और यहाँ जो आर्टरी में उसमें ल्यूमन जो है कम है वीन के मुकाबले, क्योंकि यहाँ मिडल लेयर जो है थिक होती है, ठीक है। ये बॉडी पार्ट के द्वारा आउटा के थ्रू आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा चल रहा है, ठीक है। ये वीना कैवा है, ये पल्मोनरी आर्टरी दिखाई हुई है, लंग्स ऐसी पल्मोनरी वीन लेके आ रही है। तो ये कार्टून टाइप डायग्राम जो है यहाँ बनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो अब पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी को। तो भाई इसमें कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन जो है उसे देखते हैं। तो जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट होती हैं वो इंट्रिंसिकली रेगुलेट होती है, मतलब भाई अपने आप पूरा जो है सिस्टम जो है चलता रहता है, इंट्रिंसिकली अपने आप वो रेगुलेट होती है, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल नोडल टिश्यू। वो एक स्पेशलाइज्ड मसल जिन्हें नोडल टिश्यू कहते हैं, उनकी वजह से अपने आप जो है पूरा मैकेनिज्म चलता रहता है, इसलिए हार्ट को कहते हैं कि हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक।
A special neural center in the medulla oblongata can moderate तो इस ऑटो रेगुलेटरी एक्टिविटी के अलावा मायोजेनिक हार्ट के अलावा कुछ और भी होता है। स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो भी कार्डियक एक्टिविटी को कार्डियक फंक्शन को जो है मॉडरेट करता है। ठीक है, थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसके द्वारा, एएनएस के द्वारा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। ठीक है भाई, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो है दो पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्व्स और एक पैरासिम्पैथिक नर्व्स। जो सिंपैथेटिक नर्व्स का सिस्टम होता है कि वो हार्ट बीट या कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम इन सबको जो है इंक्रीज करें, और जो पैरासिम्पैथिक नर्व होता है वो इनको डिक्रीमेंट करने का काम होता है। ठीक है, तो जब पता चले ज़्यादा डिक्री हो रही है इनमें तो सिंपैथेटिक नर्व जो है इंक्रीज कर देती है, ज़्यादा इंक्रीज होती है तो पैरासिम्पैथिक नर्व जो है पैरासिम्पैथिक नर्व जो है डिक्रीज कर देती है। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स पार्ट ऑफ ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम होता है, कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयरबाय द कार्डियक आउटपुट। ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, अनदर कंपोनेंट ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयरबाय द कार्डियक आउटपुट। ये सारी चीज़ें जो है डिक्रीज हो जाता है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट को। तो सिर्फ ये याद रखना है कि सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं जो डिक्रीमेंट का काम करेंगी, बाकी सिंपैथेटिक नर्व्स और एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन ये जो है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करने का काम ही करते हैं। उसके बाद हम डिसऑर्डर पढ़ते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। तो भाई जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हायर हो जाता है तो उसी को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, और इसी के लिए टर्म है हाइपरटेंशन। तो भाई नॉर्मल होता है 120/80, इसका मतलब है इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर, ये इसकी प्रेशर की इस यूनिट में जो है इनको दिखाया हुआ है 120/80 mmHg में। तो जो 120 mmHg है वो है सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर। जो सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर है वो है 120 mmHg, और जो 80 mmHg है वो है रेस्टिंग प्रेशर यानी डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब जब पंप नहीं कर रही, जब क्या प्रेशर है हार्ट के अंदर, उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। एक मिनट भाई, ये नेट होल्ड ऑन हो चुका है, इसे बंद करते हैं। हाँ, तो जब रेस्टिंग मोड पे होता है तब जो प्रेशर लगा हुआ है उसे कहते हैं रेस्टिंग प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, वो होता है 80 mmHg। और जब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो प्रेशर लगता है वो होता है 120 mmHg। इसलिए नॉर्मल प्रेशर को कहते हैं 120/80 mmHg। जब इससे ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन होती है, जिसे कहते हैं हाइपरटेंशन। इफ रिपोर्टेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90, अगर रिपीट चेकअप के द्वारा जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो 140/90 आ रहा है, मतलब उससे जो है हाइपरटेंशन की कंडीशन हो रखी है, हाई ब्लड प्रेशर जो है हो रखा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो 140/90 या उससे ज़्यादा है तो मतलब वो हाइपरटेंशन की कंडीशन है। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो इफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। अब ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है वो हार्ट डिजीज़ को जो है उसकी वजह से हार्ट डिजीज होती हैं, और वो जो है ब्रेन और किडनी जैसे ऑर्गन को भी इफेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एथेरोस्क्लेरोसिस। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो ल्यूमन होती है वहाँ जो है फैट वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लो जो है वो है रजिस्ट होता है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। इसमें कौन सी वेसल जो है अफेक्ट होती है, जो है सप्लाई कर रही होती है ब्लड को, किसे, हार्ट मसल को जो है ब्लड सप्लाई कर रही होती है, वो वेसल यहाँ जो है अफेक्ट हो जाती है। इट इज़ कॉज्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। इनके डिपोजिशन के कारण यह जो है होता है, उसकी वजह से ये उनका फ्लो इफेक्ट होता है, रजिस्ट होता है। विच मेक्स द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरो, जिसकी वजह से आर्टरी का जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाता है। अब एंजिना की बात करेंगे तो भाई एंजिना इसी की वजह से हो रहा है असल में, सीओडी की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस के, क्योंकि इसमें जो है अच्छे से जो है ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा। तो ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा तो उसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, और उसकी वजह से एक्यूट चेस्ट पेन होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस। A symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching the heart muscle, क्योंकि यहाँ उन्हीं वेसल में जो अफेक्ट हो रही है जो हार्ट मसल पर जो है ब्लड सप्लाई कर रही हैं।
वो वेसल में जो है उनका ल्यूमेन जो है उसमें कम होता जा रहा है, तो ब्लड फ्लो को रजिस्ट कर रही हैं। तो क्योंकि भाई यहाँ वही बता रखा है इंजीनियर फैक्टर इसमें कि उनके पास जो है इनफ ऑक्सीजन जो है नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि वहाँ इनफ ब्लड ही नहीं आ रहा वहाँ ऑक्सीजन लेकर। तो इनफ ऑक्सीजन जो है नहीं पहुँच पा रही हार्ट मसल के पास, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्यूट चेस्ट पेन हो रहा होता है। एंजिना कैन अकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, बट इट इज़ मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज एंड एल्डरली। तो भाई वैसे तो किसी भी एज को पर्सन को हो सकता है, बट ये ज़्यादा कॉमन मिडिल एज के या एल्डरली में पीपल्स में ये होता है। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट इफेक्ट्स द ब्लड फ्लो। तो उसी कंडीशन की वजह से होता है जिसमें ब्लड फ्लो इफेक्ट हो रहा हो, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस। उसके बाद बात करते हैं हार्ट फेलियर की। तो हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। तो हार्ट फेलियर क्या होता है कि हार्ट की वो कंडीशन होती है जब जो है हार्ट अच्छे से जो है पंप नहीं कर रहा होता है, हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर रहा होता है, और बॉडी की जो नीड्स है, इनफ डिमांड होती है ब्लड को लेकर या ऑक्सीजन वगैरह को, न्यूट्रिएंट को लेकर, उन्हें जो है फुलफिल नहीं कर पा रहा होता है। तो इसे ही कहते हैं हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, वो अपने काम करने में फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड effectively enough to meet the needs of the body. It is sometimes called congestive heart failure. इसे कभी कभी congestive heart failure कहते हैं, because congestion of lungs, इसमें क्या होता है, कंजेशन ऑफ लंग्स हो जाता है, इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ द इस डिजीज। इसका इस डिजीज का मेन सिम्टम क्या होता है कि यहाँ जब कंजेशन ऑफ लंग्स हो जाते हैं, तो वही इस डिजीज का मेन सिम्टम जो है हार्ट फेलियर का मेन कारण जो है बनता है, जब लंग्स जो है उनका कंजेशन हो जाता है। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट के ऐसा नहीं है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट जो है बिल्कुल बीट करना स्टॉप हो जाता है, हार्ट जो है बिल्कुल बस रुक गए, बीट ही नहीं कर रहा। तो हार्ट जो है स्टॉप बीटिंग करता है कार्डियक अरेस्ट में। और हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाती है बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो हार्ट मसल के पास अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती है, उसी की वजह से जो हार्ट मसल है वो डैमेज होती रहती हैं, और वो होता है हार्ट अटैक। उसके वजह से हार्ट अटैक आते हैं, जैसे आपने सुना होगा फर्स्ट हार्ट अटैक, सेकंड हार्ट अटैक आते हैं, तो उसी में से, क्योंकि भाई उसमें मसल डैमेज हो रही है। कार्डियक अरेस्ट में बिल्कुल हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है, और हार्ट फेलियर में हार्ट जो है अपना काम करने में फेल हो रहा है। हार्ट का काम क्या है, बॉडी को जो है ब्लड फ्लो कराना, उसकी डिमांड को फुलफिल करना, तो उस काम में फेल रहा, तो उसे हार्ट फेलियर। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट बिल्कुल स्टॉप पंपिंग कर दे, स्टॉप बीटिंग कर दे, और हार्ट अटैक होता है, इसमें हार्ट मसल जो है डैमेज हो जाती है। तो भाई इसके साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, ये चैप्टर का पार्ट 3 था, जो पहले 2 पार्ट से थोड़ा ज़्यादा टाइम का ले गया है, और भाई मैंने तो इस पार्ट को दोबारा बनाया है। एक बार पहले ही बनाया, तो जब कुछ इरेलीवेंट नॉइस जो आ गई थी, तो उसकी वजह से वो पार्ट मैंने नहीं डाला है, मैंने दोबारा से रिकॉर्ड किया है। तो भाई थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से बताऊँगा। पढ़ेंगे भाई, 2-4 कमेंट आएंगे, 2-4 व्यू आ रहे हैं, तो उन्हें अच्छे से नहीं बताऊँगा तो कैसे बताऊँगा भाई, अच्छे से बताऊँगा। कोई भी डाउट हो तो बताना। तो भाई थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। शायद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा प्लांट किंगडम, तो भाई उसे ही बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।